Hello guys, welcome to the channel Stock Desk. First of all, I would like to wish you all the best for this new year. गाइज मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी जॉब की शुरुआत अभी अभी की हो या कहीं से इनकम अभी अभी जनरेट करना शुरू किया हो, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो सैलरी मिलती है, आपको जो इनकम हो रहा है, उस इनकम को आप कैसे मैनेज करें, अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करें जिससे कि आपके खर्च हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे भी असर ना पड़े और आपकी सेविंग्स भी प्रभावित ना हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज सपोज कीजिए कि किसी की सैलरी 1,00,000 रुपीज़ हो। अगर किसी की सैलरी 1,00,000 रुपीज़ हो या फिर इनकम उनका 1,00,000 हो, तो और इसमें से जो डिडक्शंस होते हैं, सपोज कीजिए इसमें से 20,000 रुपीज़ 20K दैट मीन्स 20,000 रुपीज़ का डिडक्शन हो करके किसी को नेट सैलरी अगर 80,000 रुपीज़ मिल रही है, 80,000 रुपीज़ नेट सैलरी मिल रही है, तो दैट मीन्स कि इस 80,000 रुपीज़ का आपने बेटर यूटिलाइज कैसे करना है। दैट मीन्स कि इसको कितना पोर्शन मुझे एक्सपेंसेस में रखने हैं और कितना पोर्शन का मुझे फ्यूचर के लिए सेविंग करनी है। तो जो यंगस्टर्स ज्वाइन करते हैं जॉब, उनको सेविंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनके पास कोई लायबिलिटीज़ नहीं होती है। लायबिलिटीज़ इन द सेंस कि उनके पास कोई लोन नहीं होता है, कोई ईएमआई पे नहीं करना पड़ता है, फैमिली उतनी बड़ी नहीं होती है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कम होंगे उनके, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होंगे। जैसे कोई अगर डिपेंडेंट है, मम्मी पापा हैं या फिर कोई भी, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस है, मम्मी पापा के साथ रह रहे तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, ठीक है थोड़ा बहुत रहेगा। फिर भी आप उसमें ज़्यादातर पैसे को आप सेव कर पाएंगे, अच्छे से सेव कर पाएंगे। तो हमें अब सेविंग कैसे करनी है? तो सपोज कीजिए कि 80,000 आपको नेट पे आप अगर किसी को मिल रहा है, तो इस 80,000 रुपीज़ का आप परसेंटेज वाइज चल सकते हैं बना करके। इसका हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सपोज इसमें 30,000 में से 50% इसका हम अलग करके रख लेंगे, जो कि हमें एक्सपेंसेस अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च करना है, और बैलेंस का 50% को हम सेव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये सेविंग एक्सपेंसेस तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि एक्सपेंसेस में क्या हो सकते हैं। जो कुछ भी हो, वो आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, या फिर कहीं लाइफ स्टाइल जैसे कि आपको घूमना है, कहीं रेस्टोरेंट में खाना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो वो सारे आप 40,000 में कर सकते हैं। बैलेंस का 40,000 आपको इनिशियल एज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करना चाहिए मीन्स कि सेव करना चाहिए। अब हम सेविंग कैसे करेंगे? सेविंग के देखिए दो पार्ट्स होते हैं सेविंग के। ओके, तो ये सेविंग के दो पार्ट में, सॉरी, सेविंग के दो पार्ट होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला मुझे ये ध्यान देना है कि देखिए आप इनकम कर रहे हैं तो इनकम टैक्स तो गवर्नमेंट को देना होगा ही। तो इनकम टैक्स में भी हमें बेनिफिट लेना है, उसके लिए सेव करना होता है। तो 80C सेक्शन है, 80C। ओके, 80C सेक्शन में 1.5 लैक्स 1.5 लैक्स तक की आप अगर सेविंग करते हैं तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। मीन्स इस सेविंग पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। ओके, इस सेविंग पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो 1.5 लैक्स, तो सबसे पहला मेरा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि जो मैं 40,000 रुपीज़ को सेव करने वाला हूँ, मेरा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि ये 1.5 लैक्स की सेविंग मैं पहले पूरा कर सकूँ। तो ये 1.5 लैक्स 80C में कौन कौन से किधर किधर आप सेव करेंगे, तो वो फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रोविडेंट फंड। ओके, PF, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, कभी आप अलग वीडियो बताऊंगा। तो इसमें बहुत ही अच्छा स्कीम है ये गवर्नमेंट का। तो आपको जो 1,00,000 रुपीज़ ग्रॉस मिल रहा है, इसमें से गवर्नमेंट जो आपका एम्प्लॉयर है वो PF में डिडक्ट करके ही, मतलब प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे आपके डिडक्ट करके ही आपको नेट पे 80K दे रहा है। सपोज कीजिए इसमें 5K यहाँ पे डिडक्ट कर लिया ऑलरेडी। ओके, तो 5K जो डिडक्ट किया है, तो 12 × 5 दैट मीन्स कि 60,000 रुपीज़ तो आपके PF में जा रहे हैं। इससे आपका टैक्स की सेविंग हो रही है। ओके, अब बैलेंस बचा 90,000।
तो 90,000 को आपको कहाँ पे डालना है, ये 90,000 आप वॉलुंट्री कर सकते हैं इसको। दैट मीन्स कि VPF वॉलुंट्री पीएफ क्या होता है, सपोज कीजिए आपके 5,000 अगर आपका एम्प्लॉयर काट करके आपको सैलरी दे रही है तो आप इसमें एडिशनल भी कर सकते हैं। 5,000 आप अपने स्वेच्छा से इसमें आप कटवा सकते हैं। तो ये 60,000 आपका और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है हमारा, अब हो गया मेरा 1,20,000। ओके, इतना इन्वेस्ट हो गया। अब बचा आपका 30,000। तो 30,000 आपको किस में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, एटीसी के अंदर एक इंश्योरेंस आता है। ओके, तो इंश्योरेंस आपको देखिए, इंश्योरेंस यंगस्टर जो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो इंश्योरेंस ले लेना चाहिए उसको। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो उस समय आपकी एज काफ़ी कम होती है और इंश्योरेंस का प्रीमियम जो आपको एनुअली पैसा देना होता है, ये प्रीमियम काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपका एज कितना है। आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम उतना कम लगेगा। तो इंश्योरेंस आप टर्म इंश्योरेंस कराना है। टर्म इंश्योरेंस में क्या है कि टर्म इंश्योरेंस में हमें आपको पूरे लाइफ का कवर मिलता है। आप किसी की एक्सपायर हो, कोई डेथ कर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद में उसको वो पैसे मिलेंगे। लेकिन इसमें जो आप प्रीमियम देंगे आपके सर्वाइवल पे, वो प्रीमियम आपको रीपे नहीं होगा। मीन्स सर्वाइवल बेनिफिट इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका प्रीमियम कुछ खास ज़्यादा नहीं आता है। अगर आप 1 करोड़ का लेंगे तो 6K to 8K में आपका ये एनुअल प्रीमियम मैं बता रहा हूँ, 6,000 to 8,000 रुपीज़ में आपका ये टर्म प्लान आपको मिल जाता है। किसी का भी आप ले सकते हैं। एलआईसी का थोड़ा महंगा पड़ेगा और उसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसे एसबीआई है, पीएनबी, मेट लाइफ है, तो इसका आप टर्म प्लान ले सकते हैं जो कि 6 से 8 हज़ार रुपये एनुअल प्रीमियम में हो जाता है। तो यह भी आपका इसमें काउंट होगा एटीसी में, जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये टर्म प्लान तो ज़रूर ही करवाएं इसको, चूँकि आपका एज काफ़ी कम है। प्रीमियम और जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो आपकी ये प्रीमियम जो है सो ये 14 to 15,000 तक चली जाती है सेम बेनिफिट लेने के लिए, अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो। ओके, उसके आगे चलते हैं हम। तो ये 3 हमारे एटीसी के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिसमें आप सेव कर सकते हो आपका टैक्स बचाने के लिए। इसके बाद होता है एक पोस्ट ऑफिस में आप सेव कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग करेंगे तो इसमें आपको एटीसी के अंदर कुछ स्कीमें बेनिफिट मिल जाता है। ओके, पोस्ट ऑफिस सेविंग, इसमें भी रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है हमें। तो ये पोस्ट ऑफिस का है। उसके बाद हम अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। एक पीपीएफ आता है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आप किसी भी बैंक के साथ में अकाउंट खुलवा सकते हैं, जस्ट लाइक पीएफ ही है। इसमें आपको मैक्सिमम आप साल में 1.5 लाख रुपया सेव कर सकते हैं। और इसमें जो पीएफ का रेट है उसके इंटरेस्ट रेट उसके आसपास ही कुछ मिलता है इसमें। तो ये भी बहुत अच्छा स्कीम है। इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है। दैट मीन्स कि एक बार आपने पैसे डाले तो 15 साल तक आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। और आप चाहें तो इसको फिर फर्दर, जब आपका टेन्योर कंप्लीट होता है 15 ईयर्स का, तो आप चाहें तो इसको फर्दर 5 ईयर्स और एक्सीड कर सकते हैं, जो कि 20 ईयर्स का हो सकता है। तो ये भी एक स्कीम है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर आप ज़रा सा रिस्क लेना चाह रहे हैं, अगर रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लेने में फिर हाँ, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लेने में एटीसी के अंदर में आता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये क्या होता है, ये मार्केट से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स कि म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, एक अलग वीडियो में कवर करूंगा उसको। काफ़ी अच्छा, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का। उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडली है, आप मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो ELSS में भी एटीसी में बेनिफिट मिल जाता है, हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। अगर मान लीजिए जो पैसे कुछ आपके बच रहे हैं, आप इस पर थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना चाहते हैं, रिस्क क्यों लेंगे, क्योंकि बेटर रिटर्न मिले। अगर आप जहाँ रिस्क लेंगे तो वहाँ रिटर्न भी बेटर मिलेगा। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में कुछ पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। और ये ELSS जो है ये 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड के साथ आता है। इसमें आपको 3 ईयर्स तक पैसे आप नहीं विड्रॉ कर सकते। तो ये सारे चीज़ें हैं जो एटीसी के अंदर आता है। ओके,
तो अब चलता हूँ कि ये तो आपने टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपीज़ एनुअली मिनिमम 1.5 लाख आपने सेव कर लिया है। अब बैलेंस जो पैसा होगा, बैलेंस पैसा को आप कहाँ पे सेव करेंगे? तो आपके सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एफडी करा लेते हैं, ठीक है? बैंक के साथ में जो पैसा बचा है एफडी करा लेते हैं। एफडी में क्या होता है? एफडी में फिक्स्ड डिपॉजिट, आपने बैंक में कुछ पैसा फिक्स कर दिया है, इस पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको जो भी आपका टेन्योर हो 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो उसमें मैच्योरिटी पे आपको बैंक दे देती है। तो ये एक सिक्योर्ड हमारी सेविंग होती है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये आप कुछ पोर्शन आप इस एफडी में भी रख सकते हैं। फिर आरडी है, रेकरिंग डिपॉजिट आता है। रेकरिंग डिपॉजिट बैंक के साथ आप करेंगे तो इसमें भी आपको मंथली हर मंथ कुछ पैसे जमा करना होता है, और एफडी जैसा इंटरेस्ट रेट इसमें भी मिलता है। तो एफडी आरडी में कुछ खास फ़र्क नहीं है। एफडी में वन टाइम पैसा हम फिक्स करते हैं बैंक के साथ में, और आरडी में मंथली बेसिस पे फिक्स करते हैं। ये दोनों सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है हमारे, ठीक है। लेकिन रिटर्न उतना बढ़िया नहीं है, इस पर रिटर्न आपको इस टाइप का नहीं मिलेगा कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। दैट मीन्स कि महंगाई बढ़ते रहेगा, महंगाई बढ़ने के साथ में आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट है कि फिर हम क्या करेंगे, कुछ पैसे को हम क्या करेंगे, हमें इसको कुछ रिस्क पे पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मार्केट लिंक्ड होता है। तो उस पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं? अपनी दिए सिक्योरिटी के लिए तो हमने 1.5 लाख प्लस एफडी आरडी कर लिया। अब कुछ पैसे को हमें इन्वेस्ट करना है मार्केट में। मार्केट मीन्स जो हमारा म्यूचुअल फंड है, ये देखिए पहले ये समझ लीजिएगा कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, दैट इन्वेस्टमेंट विल बी रिस्की इन्वेस्टमेंट। ओके, इस इन्वेस्टमेंट में हमारा कहीं से भी सेफ्टी नहीं है। ये जो इन्वेस्ट आप करेंगे, इस पैसे में आपको रिटर्न अच्छा भी मिल सकता है, आपका कैपिटल डबल हो सकता है। ओके, बट आपका कैपिटल यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। दैट मीन्स कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपका जीरो भी हो सकता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख कर के ही इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए पहले रूल्स हमें ये बनाना है कि जो भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें हमको बेटर रेट ऑफ रिटर्न मिल सके, ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ और अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी सेविंग हो सके, इसके लिए हमें इसमें इन्वेस्ट तो करना है, बट लिमिटेड कैपिटल करना है, कुछ पोर्शन करना है कि जो कैपिटल हमारा डूब जाए फिर भी हमें कोई अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे असर ना पड़े, हमारे फाइनेंशियल लाइफ में कोई डेंट ना लगे। तो उतना ही कैपिटल इधर इन्वेस्ट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सैलरी का मैक्सिमम पोर्शन शेयर मार्केट में डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, ये सोच करके कि हम बहुत ही जल्दी मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो सकता है, लेकिन ये सोचिए कि वहाँ पे रिस्क कितना है। आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। तो इसलिए इसमें इतना ही पैसा डालना है जो हम रिस्क पे ले सकते हैं। डैट मीन्स कि जीरो हो जाए तो हमारे फैमिली पे हमारा कोई असर ना पड़े। ओके, तो मैं इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। ये काफ़ी अच्छा है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल मीन्स कि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। और वो नॉलेज कैसे लेंगे? तो नॉलेज इसके बहुत सारे बुक्स भी हैं, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोज़ काफ़ी पड़े हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। मैं भी इस पे वीडियोज़ डालूँगा, म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊँगा, इक्विटी शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ बताऊँगा। ये सारी टेक्निकल एंड फंडामेंटल चीज़ें हैं। दैट मीन्स कि इसमें आपको टेक्निकल स्टडी करनी पड़ेंगी, फंडामेंटल स्टडी करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप इसमें पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न यहाँ पे बहुत ही हैंडसम रिटर्न मिलेगा। ओके, तो यंगस्टर्स के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब सपोज कीजिए आपने जब ज्वाइन किया है जॉब को, तो वहाँ पे आपकी एज 20 से 25 ईयर्स के बीच में है, या फिर आप सपोज कीजिए मैक्सिमम 30 ईयर्स, आप 30 ईयर्स मान लेते हैं। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि जब हम इनिशियली जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो उस ज्वाइन करने के समय में मेरे पास उतनी लायबिलिटीज़ नहीं होती है। तो पैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस वहाँ पे सेव कर सकते हैं।
और पैसे को ज़्यादा पे रिस्क पे भी डाल सकते हैं। तो 1.5 लाख तो हमें करना ही है। ओके, उसके बाद पैसे अगर आपके पास फिर बच रहे हैं तो आप पैसे अगर बच रहे हैं और आप अगर मान लीजिए कि इतनी सैलरी हो कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो, जिसमें कि आपको 30% टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो आप एक एनपीएस भी है, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं। ओके, एनपीएस ये भी गवर्नमेंट स्कीम है, ये सेफ स्कीम है। इसमें आपको एनपीएस के बारे में डिटेल बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो एनपीएस कर सकते हैं। और फिर जब आप यंग हैं उस समय आप मैक्सिमम पैसा जो है आप रिस्क पे डाल सकते हैं, क्योंकि आप सब 30 इयर्स का एज है आपका, तो आप 30 पर जो भी आपका सेविंग करने के लिए जो पैसे आप लगा रहे हैं उसमें से 30% आप सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में डालिए। ओके, 30% सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। ओके, और बचता है 70%, तो 70% ऑफ द इन्वेस्टेड मनी शुड बी इन इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट मीन्स इसमें आपका म्यूचुअल फंड होगा। ओके, शेयर होगा, कुछ कंपनी के आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे, उसके मालिक बन जाओगे। मालिक मीन्स उसमें आपकी ये नहीं कि कंपनी आपकी हो जाएगी, उसमें आपकी हिस्सेदारी होगी। ओके, तो 70% को इक्विटी में हम डाल सकते हैं। क्यों इतना हम 70% में क्यों बोल रहा हूँ कि आप रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि आपके पास लाइबिलिटीज़ नहीं है, आपके डिपेंडेंट्स नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है, अभी अनमैरिड हैं आप, तो आप मैक्सिमम पैसा आप वहाँ पे रिस्क पे डाल सकते हो। ओके, 30% तो सिक्योर्ड में आप डाल ही रहे हो। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, मीन्स जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी, आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो उस समय आपके खर्चे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा पैसा सेव नहीं कर पाओगे। तो आपको सिक्योर तरफ आपको बढ़ते जाना है। आप जैसे जैसे एज बढ़ेगा, फिर 30 से 35 ईयर्स हो गए, तो जितना एज बढ़ेगा उतना परसेंट आपको सिक्योर्ड में लगाना है, एंड बैलेंस 65% आपको फिर इक्विटी में। फिर 40 ईयर्स के जब हम हो जाएंगे तो 40% मुझे सिक्योर्ड में लगाना है एंड 60% मुझे इक्विटी में। तो इक्विटी में हम अपना पोर्शन कम करते जाएंगे। क्यों कम करते जाएंगे? कि जैसे जैसे हम रिटायरमेंट के नज़दीक बढ़ेंगे उस समय इक्विटी मार्केट काफ़ी वोलाटाइल होता है, आपका पैसा उस समय कम भी हो सकता है, तो इसलिए। और स्टॉक मार्केट में जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस पर। ओके, तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें म्यूचुअल फंड और इक्विटी से रिलेटेड बात करूंगा। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्या स्किल्स डेवलप करना चाहिए हमें, और क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो कैसे करते हैं। ओके, तो उस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।